हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, झारखंड में एंट्रेंस एग्जाम जो बीएड का 2023 में हुआ था, 2023 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था जिसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड का 40 क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे, हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन थे, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी का 2023 का ही जो कुछ क्वेश्चन है उसका कलेक्शन है, जैसे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, कुछ मैथ्स के, उसी में मैथ्स और रीजनिंग मिला हुआ था। 30 में से लगभग 25 के आसपास आपका 25-26 रीजनिंग का रहेगा, बाकी 2-4 कुछ सिंप्लीफिकेशन ये सब है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये सब का, कुछ मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा जो बहुत ही सिंपल होगा, कैलकुलेशन बेस्ड। तो उसी का कुछ कलेक्शन है, कुछ रीजनिंग, कुछ मैथ्स है और कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, जो कि इस वीडियो में अभी आप लोग देखिएगा तो एक तरह से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो जिनका भी एग्जाम है वो लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। और भी आगे जो भी है क्वेश्चन हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। आज मैं लाइव भी आऊँगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग स्कॉलरशिप से रिलेटेड बात करेंगे, बीएड एंट्रेंस का हम लोग बात करेंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। और अदर जो इश्यूज़ है आप लोग का उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सर्वथा भिन्न चुने, मतलब सेलेक्ट द ऑड वन। इनमें से ऑड कौन सा है, विषम कौन सा है। पहला है कि पत्ता गोभी है, ऑप्शन है 4 में से एक अलग करना है। पहला पत्ता गोभी है, सेकंड लिखा है आलू, तीसरा गाजर है, फिर मूली है। हम लोग जानते हैं कि गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद, ये सब जितने भी हैं, गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद, ये सब रूट होते हैं और आलू जो है वो स्टेम होता है, ठीक है। गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद ये सब जड़ है और आलू तना होता है। बट यहाँ पर हम लोग देखिए, और ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर के अकॉर्डिंग हम लोग किसी वेजिटेबल या रूट या स्टेम को, ये सबको नहीं बांटते हैं। तो बट इस क्वेश्चन में ये देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें से देखा जाए तो आलू भी सब्जी है, पत्ता गोभी भी सब्जी है, बट यहाँ पर गाजर और मूली दोनों रूट है। तो वैसे में कैसे हम लोग बांटेंगे, तो मतलब कि दो से ज़्यादा कैटेगरी यहाँ पर हो जा रहा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पत्ता गोभी बोल सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर होता है, बाकी सभी ज़मीन के नीचे होते हैं। तो इसका आंसर तब 34 का ए हो जाएगा पहला, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से डिफरेंट कौन सा है, शेर है, चीता है, बाघ है, हाथी है। ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आगे अभी डिस्कस करेंगे, जरूर देखिएगा, ठीक है। जरूर आपका कुछ रिवीजन हो जाएगा। तो ये 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है, आप लोग 2024 में एग्जाम दीजिएगा तो 23 का क्वेश्चन जरूर आप लोग को देखना चाहिए। तो इसमें से कोई भी बता सकता है। हाथी जो है, हाथी को छोड़कर बाकी सभी मांसाहारी जानवर है बोल सकते हैं, ठीक है, फ्लैश ईटिंग एनिमल है ना। तो ये हाथी डिफरेंट हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट है, इसमें से डिफरेंट बताना है। अंक गणित हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, मतलब ट्रिगोनोमेट्री, और क्वांटम मशीन हो गया, और जियोमिति हो गया, ज्योमेट्री हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि मैथ्स का जो मैथ है, गणित है, उसका भाग है अंक गणित, त्रिकोणमिति, ज्योमिति। लेकिन क्वांटम मशीन तो एक अलग है, ये अलग हो गया, ठीक है, ये एक तरह से फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। तो 36 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए एक बोर्ड मास पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है, रीजनिंग में ही ये आपको पूछ दिया जाएगा। हम लोग जानते हैं सबसे पहले डिवाइड का काम होता है, इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद प्लस का, फिर लास्ट में माइनस का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड का सबसे पहले काम करेंगे। तो डिवाइड का काम करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 8 है, तो 8 का मतलब 8/1 भी होता है। तो डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में यदि कन्वर्ट कर देंगे तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 6, ठीक है। उसके बाद इंटू 8/1 को 1/8 भी हम लोग कर सकते हैं, 1/8। इसके बाद इंटू 4 + 2 है, इंटू 4, और फिर लास्ट में +2 है, ठीक। +2 लास्ट में हम लोग को करना है। तो इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, दो बार में 2 टाइम्स में कटेगा। फिर उसके बाद 2 तिया 6 कट जाएगा, ठीक। उसके बाद मल्टीप्लाई का काम कर लेंगे तो 15 तिया 45 हो गया, 15 तिया 45, 15 इंटू 3। और उसके बाद लास्ट में हम लोग का 2 बचा हुआ है, तो 15 तिया 45 और 2 47, ठीक है, 47। तो इसका आंसर 47 हो जाएगा, ठीक है, 47 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, अभी आगे और भी क्वेश्चन है, सभी को देखिएगा जरूर। तो 47 इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 2023 में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं।
43 नंबर देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, यदि संख्या 8911743 के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, लेफ्ट टू राइट, ये जो नंबर दिए गए हैं 8911743, इसको लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं यदि अरेंज कर दे, आरोही क्रम, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, और अवरोही लिखा रहेगा, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, तो ये जो नंबर है इसको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज करने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 111134, बढ़ते क्रम में, ठीक है, 789, 7 8 फिर 9 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो नई व्यवस्था में जो नया जो अरेंजमेंट होगा, ये अरेंजमेंट नया आ चुका है 1134 7 8 9, इसमें दाएं छोर से दूसरा, राइट साइड से सेकंड, तो राइट से सेकंड 8 हो जाएगा, राइट से सेकंड 8 हो जाएगा, और बाएं छोर से पांचवा, लेफ्ट से पांचवा, तो लेफ्ट से पांचवा 1 2 3 4 5 यानी 7 हो जाएगा, लेफ्ट से पांचवा 7 हो जाएगा। उसका अंतर कितना होगा, मतलब 8 और 7 का अंतर, तो 8 और 7 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, 43 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये एक तरह का रिवीजन आप लोग का इससे हो जाएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मतलब कि आइडिया नहीं होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनाना है, तो उनको काफ़ी फायदा होगा इससे। ठीक है, 44 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है कि यदि संख्या 42168674 के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, है ना, फिर वही है, फिर वही दिया गया है। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दे, तो फिर वही है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में हम लोग इसको सजा देंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं। यदि संख्या 42168674 के अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, बाएं से दाएं, तो इसका क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे तो हाँ 1 2 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 1 2 हो गया, फिर इसके बाद 4 हो जाएगा, 4 4 देखिए कितने बार है, 4 2 बार है, 4 4 हो जाएगा, 4 4, इसके बाद 6 6 6 6 2 बार है, 6 6, और फिर 7 है और 8 है। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलिए अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि नई व्यवस्था में बाएं छोर से तीसरा, बाएं छोर से तीसरा, लेफ्ट से तीसरा तो 4 हो जाएगा, और दाएं छोर से चौथा अंक, दाएं से चौथा, तो दाएं से चौथा 6 हो जाएगा, दाएं से चौथा 6 होगा। इनका गुणनफल, गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना, 6 और 4 का, तो 6 चौक 24 होता है, 6 चौक 24, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 44 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मुझे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है। चलिए 45 का, और अच्छा है कि OMR सीट पे एग्जाम होगा, आप क्वेश्चन पेपर पे ही आप रफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 45 नंबर देखते हैं। 45 में लिखा है कि यदि एक शब्द है, एक वर्ड है एप्लीकेंट, APPLICANT, एप्लीकेंट में आने वाले प्रत्येक व्यंजन को, जो भी इसमें कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उसको अंग्रेजी वर्णमाला में उसके आगे आने वाले अक्षर से, और मतलब जो भी जहां पर भी कॉन्सोनेंट व्यंजन होगा उसके जस्ट बाद अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर आता है, मतलब +1 करना है, एक एक जोड़ देना है। ठीक, चलिए, और उसके बाद लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्वर को, जो वॉवेल है अंग्रेजी वर्णमाला में, उसके आगे आने वाले व्यंजन से बदल दिया जाए, मतलब कॉन्सोनेंट में भी उसके जस्ट आगे वाला, और व्यंजन जो है ना, जो वॉवेल है उसके भी आगे वाला, मतलब वॉवेल में भी +1 करना है, कॉन्सोनेंट में भी +1 यहाँ पर करना है। तो अब इसका नया जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, तो A का B हो जाएगा और P का Q हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा नया अरेंजमेंट हो जाएगा B Q Q M J D B O U। A का B हो जाएगा B O U, ठीक है, N का O हो जाएगा और T का U। चलिए नया अरेंजमेंट आ चुका है। अब इसके बाद देखिए क्या बोला गया है। इस प्रकार बने शब्द के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार, अब जो ये अरेंजमेंट आया है, इसको बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। अब इसको क्या कीजिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देना है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो नई व्यवस्था में कौन सा अक्षर
दाहिने छोर से तीसरा होगा। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 45 में कुछ शॉर्ट ट्रिक लगेगा, मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, अब जो हम लोग का आ गया, सब में +1 +1 कर दिए एप्लीकेंट में, तो BQQMJDBOU बन गया। अब इसके बाद बोल रहा है कि लेफ्ट टू राइट इसको अरेंज करना है, लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? A to Z में, A to Z में अरेंज करना है, ठीक है, A to Z में इसको अरेंज करना है। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दाहिने छोर से, दाएं छोर से तीसरा कौन सा होगा, मतलब राइट साइड से थर्ड पूछा जा रहा है। इतना बड़ा अरेंजमेंट हम लोग लेफ्ट से जब अरेंज करेंगे, लेकिन लास्ट में पूछा जाएगा राइट से थर्ड क्या होगा, दाहिने छोर से, तो क्यों ना हम इसको घटते क्रम में दाहिने साइड से सजा दें। ए टू जेड लेफ्ट साइड से जब अरेंज करने को बोला जा रहा है, तो इसी को हम राइट साइड से भी यदि अरेंज करेंगे जेड से ए, तो वैसे में भी तो मेरा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे राइट से थर्ड पूछा जा रहा। यानी सबसे बड़ा इसमें से कौन है, सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा इसमें यू हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड से जब अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ा यू हो जाएगा, ठीक। और यू से छोटा कौन है? तो यू से छोटा हो जाएगा क्यू, क्यू हो जाएगा। और फिर क्यू से छोटा फिर क्यू हो जाएगा। मतलब लेफ्ट साइड से अरेंज करने को बोला गया था, लेकिन इसको हम लोग जब सजाएं तो राइट साइड से जब अरेंज किए तो घटते क्रम में सजा दिए राइट साइड से, जेड से ए, ठीक है ना। राइट साइड से इसको अरेंज कर दिए, राइट साइड से, तो राइट से तीसरा आ गया क्यू, और तो मेरा आंसर वही हो जाएगा क्यू, ठीक है। तो 45 का हो जाएगा सी। समझ गए? देखिए, मैंने इसको लेफ्ट साइड से भी हम लोग अरेंज कर सकते थे, बट उसमें केवल टाइम वेस्ट होता, क्योंकि राइट से देखा जाए तो तीसरा जल्दी आ जाएगा, इसीलिए बाएं साइड से हम नहीं गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्यू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको जरूर आप लोग देखिएगा, फायदा होगा, काफी फायदा होगा, क्योंकि 65 नंबर के आसपास मिनिमम आपको लाना पड़ेगा, तभी आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अभी एक स्टूडेंट से मेरा बात हुआ, 34,000 में, ये हाँ 34,000 में गवर्नमेंट कॉलेज में आपका 2 साल का बीएड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट से मैंने बात किया, तो उसने बोला कि सर 1 साल में मेरा 17,000 रुपये खर्च हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में, 1 साल में 17,000, ठीक है। और उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, SC ST OBC कैटेगरी का स्टूडेंट था, तो उसको 20,000 रुपया गवर्नमेंट से मिला। 17,000 रुपया लगा पहला साल में गवर्नमेंट कॉलेज में, और 20,000 वापस हो गया, यानी 20-20 40 उसको मिलेगा, बट 34,000 लगेगा खर्च, ठीक है। तो टारगेट रखना है कि 65 नंबर मिनिमम आ जाए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए 65 नंबर यदि आप लोग ले आते हैं, मतलब समझ जाइए कि आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन में एक शॉर्ट ट्रिक है, इस क्वेश्चन में एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग को यहाँ पर अच्छा लगेगा। इस क्वेश्चन में देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि देखिए, रोशन हार्दिक से लंबा है जो सुनील से छोटा है, निजा हैरी से लंबी लेकिन हार्दिक से छोटी है, सुनील रोशन से छोटा है। क्वेश्चन है कि सबसे लंबा कौन है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनको यहाँ पर हो सकता है दिक्कत होता होगा, बट आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं इंग्लिश में भी इसको समझा दूंगा इसी क्वेश्चन को। एंड और बट जो होता है, एंड और बट डिनोट्स फर्स्ट पर्सन। एंड और बट कभी आ जाएगा तो पहले व्यक्ति के लिए होगा, हु हुज हुम विच लिखा रहेगा तो वो बाद वाले के लिए होता है, ठीक है। हिंदी में और लेकिन या किंतु लिखा रहेगा तो जो पहला व्यक्ति होगा उसके बारे में वो बता रहा है, और लेकिन या किंतु। लेकिन यदि और यदि लिखा रहेगा जो, जिनको, जिसका, जिसके, तो वो बाद वाले के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि सबसे लंबा कौन है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, कंपैरिजन बेस्ड, ऐसा कभी भी आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पूछा क्या है। तो पूछा है यहाँ पर कि सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा। तो देखिए, सबसे लंबा जब हम लोग को पता करना रहता है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक सुनिएगा, सबसे लंबा जब पता करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे वाले को हटा देते हैं, जो भी छोटा होता है उसको हम लोग हटा देते हैं, छोटे वाले को हटाते हैं ना, जितने छोटे छोटे हैं सभी हट जाएंगे, तो जो बचेगा वही लंबा होगा। तो इसमें वही शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिएगा। यहाँ पर सबसे लंबा पूछा गया है तो आप क्या कीजिएगा, सेंटेंस को पढ़ते जाइए, सेंटेंस को पढ़ते जाइए, जो भी छोटा होगा उसको काट दीजिएगा, जो भी छोटा होगा उसको काट दीजिएगा। जैसे देखिए शुरू करते हैं, लिखा हुआ है कि रोशन हार्दिक से लंबा है, रोशन हार्दिक से लंबा है। हार्दिक से लंबा कौन है, रोशन है, यानी छोटा कौन है, छोटा हार्दिक है, तो यहाँ पर हार्दिक कट जाएगा, ठीक है, हार्दिक यहाँ पर कट जाएगा। देखिए, हार्दिक यहाँ पर कट गया। नेक्स्ट है जो, तो जो होता है बाद वाले के लिए, मतलब जो यहाँ जो लिखा हुआ वो हार्दिक के बारे में है, और या किंतु या लेकिन लिखा रहता है वो रोशन के बारे होता, तो जो यहाँ पर हार्दिक के बारे में है।
तो लिखा हुआ है सुनील से छोटा है, तो सुनील से छोटा कौन है? सुनील से छोटा हार्दिक है, सुनील से छोटा हार्दिक है, तो छोटा को काटना था, तो हार्दिक तो ऑलरेडी कट चुका है। नेक्स्ट है कि निजा हैरी से, निजा जो है हैरी से लंबी, निजा हैरी से लंबी है, हैरी से लंबी कौन है? निजा, यानी हैरी कट जाएगी, ठीक है, हैरी कटेगी यहाँ पर, ठीक है ना, हैरी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सर्कल कर दिया है, तो आप लोगों को दिक्कत होता होगा, तो एक बार उसको हटा दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को सबसे लंबा कौन है ये पूछा जा रहा है, तो हार्दिक ऑलरेडी यहाँ पर कट चुका था। अब इसके बाद निजा हैरी से लंबी है, हैरी से लंबी निजा है, यानी हैरी छोटी है, तो हैरी कट जाएगी, हैरी कट जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन, लेकिन होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, लेकिन जो लिखा हुआ है निजा के बारे में है, तो लेकिन हार्दिक से छोटी है, हार्दिक से छोटी कौन है? निजा। तो हार्दिक से छोटी निजा है, तो निजा कट जाएगी, क्योंकि हम लोग को लंबा पता करना था, तो छोटे को काट देंगे, तो निजा भी कट गया। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि सुनील रोशन से छोटा है, रोशन से छोटा सुनील है, यानी सुनील छोटा है, तो सुनील कट जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग को पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो आप अपने क्वेश्चन में देखिए कि बचा कौन। देखिए शुरू में रोशन बचा था, उसके बाद बाकी सुनील तो कट ही गया था, हार्दिक तो कट ही गया है, नीचा कट गई, हैरी कट गया, ठीक है, बचा कौन? तो रोशन ही बचा हुआ है, यानी सबसे लंबा कौन है? तो रोशन हो जाएगा, ठीक है, रोशन आंसर हो जाएगा। तो 40 का आंसर ए हो जाएगा। ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए 41 नंबर एक आप लोग के लिए है, जो आप लोग इसको ट्राई कीजिए। 41 नंबर को वीडियो को आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को आप रोक लीजिए, क्योंकि 41 का वीडियो कंटिन्यू चलेगा, तो 41 नंबर आपको दिखेगा कि मैंने बता दिया। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 41 नंबर वीडियो को भी रोकिए और आप खुद से इसको सॉल्व कीजिए 41 को इसी मेथड से, ठीक है, इसी मेथड से, और आप फिर आंसर देखिए कि मैंने क्या बताया। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे लास्ट में कंपैरिजन बेस्ड है, ये उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है, तो इसमें पूछा गया कि सबसे छोटा कौन है। देखिएगा सबसे छोटा कौन है, यहां पर छोटा पूछा गया, तो छोटा पूछा जाएगा तो बड़े को काट दीजिएगा, ठीक है। अब बड़ा पूछा जाएगा तो छोटा को काटिएगा, तो छोटा पूछ रहा है तो चलिए हम लोग बड़े को काटते हैं। लिखा हुआ है कि 5 लड़कों के एक समूह में बसंत मनोहर से लंबा है, ठीक है, छोटा पूछा है, लंबा को काटना है, बड़ा को काट देंगे, ठीक है। बसंत मनोहर से लंबा है, तो लंबा कौन है? छोटा पूछा गया है, छोटा पूछा गया तो लंबे को सभी को हटा देंगे तो छोटा बचेगा। तो बसंत मनोहर से लंबा है, तो बसंत लंबा है, तो बसंत कट जाएगा, ठीक। लेकिन, लेकिन होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, लेकिन यह बसंत के लिए, राजू जितना लंबा नहीं है, ठीक है, यानी बसंत जो है उतना लंबा नहीं है जितना लंबा राजू है, यानी राजू ज्यादा लंबा है, तो राजू को काट दीजिए, राजू कट गया, ठीक। नेक्स्ट, जयंत दत्ता से लंबा है, जयंत जो है दत्ता से लंबा है, मतलब जयंत ज्यादा लंबा है दत्ता से, तो जयंत कटेगा, जयंत कटेगा, क्योंकि हम लोग को छोटा पता करना था, तो लंबे को काट देंगे। लेकिन मनोहर से छोटा है, लेकिन होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, मनोहर से छोटा कौन है? जयंत है, यानी मनोहर ज्यादा लंबा है, ठीक है, तो लंबा को काटना है तो मनोहर को काट दीजिए, हो गया। चलिए अब देखिए कि इसमें बचा कौन कौन है, इसमें कौन कौन बच गया है। 41 नंबर में देखिए कौन कौन बचा है, तो देखिए दत्ता यहाँ पर बचा है, ठीक है ना, दत्ता के अलावा बाकी सभी कट चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा दत्ता, हो जाएगा सी नंबर, 41 का सी नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 से भी अच्छा, और 22 में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं 22 के भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 52 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि टेम्पलेट, एक वर्ड है टेम्पलेट, टेम्पलेट में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले स्वर से, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वर जो भी वॉवेल है उसके नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा ये नहीं पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। काफी राइटर ने बहुत अच्छा यहाँ पर सोच के बनाया क्वेश्चन को। लिखा है कि जो वॉवेल है उसका नेक्स्ट वॉवेल, मतलब ए है तो ई हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, ओ के बाद वॉवेल क्या होता है तो यू होता है, तो ओ के बदले यू हो जाएगा, ए के बदले ई हो जाएगा, समझ गए ना। तो लिखा हुआ है कि यदि सब टेम्पलेट में प्रत्येक स्वर को उसके, मतलब जो वॉवेल है उसके अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले स्वर से, और प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले व्यंजन से, कितना अच्छा लिखा है, ठीक है। मतलब वॉवेल में नेक्स्ट वॉवेल हो जाएगा और कॉन्सोनेंट में उससे पहले का कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ठीक। मतलब टी जो कॉन्सोनेंट है ना, टी कॉन्सोनेंट है, तो टी से पहले कौन सा कॉन्सोनेंट होता है, टी से पहले कौन सा कॉन्सोनेंट होता है, तो एस होता है, तो एस हो जाएगा, ठीक, एस हो जाएगा। इसके बाद ई क्या है, ई वॉवेल है,
तो ई में क्या करना है, उसका अगला वॉवेल, तो ई के बाद वॉवेल ए ई आई होता है ना, ई के बाद आई, तो यानी आई हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह से कॉन्सोनेंट से पहले कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बाद का वॉवेल, ठीक है। तो यहाँ पर नया अरेंजमेंट हो जाएगा SIL N के बाद ई के बाद S और S के बाद I हो गया, व्यंजन को बदल दिया जाएगा। और इस प्रकार बने शब्द को, अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के विपरीत में, देखिए कितना अच्छा, लास्ट में भी फिर घुमाया क्वेश्चन को, बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट इसको अरेंज करना है, बट इंग्लिश अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है बट रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। मतलब कि बड़ा से छोटा, उल्टा क्रम में। सीधा क्रम होता है A से Z, लेकिन उल्टा क्रम में Z से A अरेंज करना है, ठीक है। Z से A अरेंज करना है, तो Z से A अरेंज करेंगे तो हो जाएगा, मतलब बड़ा से छोटा अरेंज करना है, तो हो जाएगा SS N L K I, डबल आई है, डबल आई और ई हो जाएगा लास्ट में, ई सबसे छोटा। अब हम लोग को पूछा जा रहा है कि बाएं छोर से, अब बताएं नए अरेंजमेंट में बाएं छोर से छठा क्या होगा, लेफ्ट से छठा क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से छठा आई हो जाएगा, लेफ्ट से छठा आई हो जाएगा, यानी इसका आंसर आई हो जाएगा, ठीक है। 52 का आई हो जाएगा, 52 का, तो ए नंबर टिक लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। चलिए, तो इसका आई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए 53 और 54 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और जहां तक मेरा मतलब कि मैं 100% मैं बोल सकता हूं कि अब इस बार जो 2024 में आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, 2024 में अभी जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसमें इस तरह का क्वेश्चन, ये जो टेम्पलेट है इस तरह का क्वेश्चन, और 53 नंबर क्वेश्चन और 54 नंबर क्वेश्चन, 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जहां पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा। देखिएगा 53 नंबर में है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। 82 सीरीज है, 82873876487655 87654, तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क देना चाहिए था, खैर कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ है कि अगला क्या होगा। तो इसीलिए 4 के बाद ये जो सीरीज है ना, यहाँ पर 4 है, तो 4 के बाद नेक्स्ट क्या होगा नंबर, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 8287, तो देखिए सबसे पहला नंबर, यहाँ पर सबसे पहला नंबर है 82 के बाद लिखा हुआ है 873, मतलब दो अलग अलग नंबर है 82, इसके बाद राइटर ने क्या किया, 873 कर दिया, 873 कर दिया, समझिए इसको, मतलब 8 अकेला था, अब हो गया 8 के बाद 8 से एक छोटा नंबर 7 आ गया, और 2 जो है उसमें +1 हो गया है, 2 + 1 3 हो गया है, तो 8 के बाद आ गया 87 और 2 गायब हो गया और 2 के बदले आ गया 3, मतलब +1, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा फिर 8764 है, 8764, इसमें क्या हो रहा है, तो 8 पहले था, यहाँ पर 8 है, फिर 87 हो गया, फिर हो गया 876, 8 अकेला था, फिर 8 2 हो गया 87, फिर अब 8 3 हो गया, 876 आ गया, और 2 के बदले 3, और 3 के बदले अब यहाँ पर 4 आ गया, समझ रहे ना, मतलब ये बढ़ता जाएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये बढ़ता जाएगा, और 8 के बाद 87, फिर 876, फिर 8765, समझ गए। इस तरह से इसको हम लोग का अरेंजमेंट ये चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप बनाइएगा तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा 6 आएगा अगला, ठीक है, अगला 6 यहां पर अरेंजमेंट में आएगा। आप इसी तरह से बनाइएगा, अगला 6 आएगा, आप कमेंट कीजिएगा कि आपका 6 आया कि नहीं, ठीक है। चलिए 54 नंबर देखते हैं, यहाँ पर स्पेस मेरा कम है, इसलिए मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। जैसे 8 और 2 आ गया, अब 8 2 के बाद 8 और 7 आया, और 2 के बदले 3 आ गया, फिर 876 आ गया, 876 आ गया, और 3 के बाद 4 आ गया, फिर 8765 और 4 के बाद 5 आ गया, फिर 87654, ठीक है, और 5 के बाद फिर +1 हो जाएगा, 5 के बाद फिर +1 हो जाएगा, तो 5 के बाद +1 होगा तो 6 आ जाएगा, समझ गए, इस तरह से है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 53 का बी हो जाएगा 6, और 52 का ए होगा आई, 54 का है, 54 का है 7 8 9 2 3 4, देखिए 7 8 9 हो गया, और 2 3 4,
तीन तीन का यहाँ पर ग्रुप है, 7 8 9 का एक ग्रुप है, मतलब 7 8 9, फिर उसके 7 8 9 घटते बढ़ते क्रम में, और फिर है 2 3 4, ये भी बढ़ते क्रम में है, 7 8 9 2 3 4। अब उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद 7 से छोटा नंबर आ गया 6 7 8 9, देखिएगा 6 7 8 9, यहां पर 6 7 8 9, मतलब 7 से छोटा 6 होता है ना, तो ये 3 नंबर था तो अब 4 नंबर हो जाएगा, यही वाला, यही जो रिपीट करेगा 6 7 8 9, ठीक है। और 2 3 4 जो था 6 7 8 9, और 2 3 4 के बाद फिर 5 हो गया, फिर यहां पर 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट, तो सबसे पहले था कि 7 8 9 और 2 3 4, फिर उसके बाद हो गया 6 7 8 9 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6, अब फिर हो जाएगा 4 5 6 7 8 9, समझ गए। तो इस तरह से जब आप बनाइएगा तो आपका 4 आएगा, 54 का 4 हो जाएगा, 54 का 4 डी नंबर, ठीक है। जरूर आप लोग इसको बनाइएगा, और आंसर आप पहले से देखिएगा मत, पहले इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, जो मैंने बताया जिस तरह से उस तरह से बनाइए, जरूर आपका बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो 54 का डी हो जाएगा, डी 4। चलिए अगला देखते हैं, दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे, या फिर टेलीग्राम में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसमें टेलीग्राम में ऑडियो करके या सॉल्व करके फिर से भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैंने हाफ बताया ताकि आधा आप बनाए तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं पूरा भी बता सकता था बट मैंने हाफ बताया ताकि आपको फ़ायदा हो, आपको एक मौका मिले ट्राई करने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रेरणा एक डैश है, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। प्रेरणा एक क्या है, प्रेरणा क्या है, तो प्रेरणा जो है ये मानसिक स्थिति है। जैसे हम लोग को कोई बूस्ट करते हैं, कोई हम लोग को मोटिवेट करते हैं, तो जब तक मन से आप नहीं ठान लेंगे, लाख आपको कोई प्रेरणा दे कि ऐसा करो, लाइफ में मेहनत करो, सक्सेस कर जाओगे, मेहनत करने पर कभी भी मेहनत का फल मतलब कि बेकार नहीं जाता है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो प्रेरणा जो है वो एक मानसिक स्थिति है। आप प्रेरित कब होंगे, जब तक मन से आप किसी चीज को नहीं ठान लेंगे, तो आपको मन से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अंदर से इंटरनली जब तक हम लोग किसी चीज को नहीं सोचते हैं तब तक उसमें कामयाब नहीं होते हैं। तो इसीलिए मानसिक प्रेरणा क्या है, ये एक मानसिक स्थिति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 67 का ऑडियो विजुअल। देखिए ऑडियो विजुअल एड्स, एड्स मतलब कि क्लास में जैसे टीचर जो पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, तो किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों को पढ़ाने में सुविधा होती है, टीचर को सुविधा होती है और बच्चों को समझने में सुविधा होती है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो और गहरा और मजबूत होता है। तो वो सब क्या है, तो वो सब है ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, ठीक है, और स्टिक के हेल्प से जो हम लोग दिखाते हैं, मैप ये सब दिखाते हैं, ठीक है। तो ये सब मेनली डस्टर हो गया, तो इसी को हम लोग एड्स बोलते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स मतलब कि एक ऐसा बच्चों को ऐसा पढ़ाया जा रहा है जिसमें कि बच्चे सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं, ठीक है। जैसे टेलीविज़न ये सब हो गया, टीवी हो गया, तो टीवी में क्या होता है, बच्चे को टीवी में यदि कुछ बताया जाएगा, कोई क्वेश्चन या कुछ भी यदि बच्चों को बताया जा रहा है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, कुछ भी बताया जा रहा है, वहाँ पर जैसे मान लीजिए टेलीविज़न में कोई एक टीचर हैं जो कि वहाँ पर मैप दिया हुआ है जिसमें ए टू जेड ये सब लिखा हुआ है, या इंडिया झारखंड का मैप या इंडिया का मैप है, और उसमें समझा रहे हैं सारा चीज़, फोटो भी दिखा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो बच्चे उसको बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं। ऑडियो मैंने सुनना, विजुअल मैंने देखना, सुनकर और देखकर जो हम लोग सीखते हैं वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ऑडियो विजुअल एड्स कक्षा में, क्लास में डैश छात्रों की मदद करते हैं। इससे किसको मदद होता है, तो क्या धीमी गति से सीखना, कक्षा में धीमी गति से सीखना छात्रों की मदद करता है, या फिर बुद्धिमान होगा, या प्रसन्न होगा, या जिज्ञासु होगा, किसके लिए होगा, तो ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद किसके लिए करेगा, वैसे बच्चे जो धीमी गति से सीखना है ना, ऑडियो विजुअल एड्स कक्षा में धीमी गति से सीखना, तो छात्रों की मदद करते हैं धीमी गति से सीखने में, या बहुत से ऐसे बच्चे जो धीमी गति से सीखते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर फायदा होता है, ठीक। तो 67 का ए हो जाएगा, ठीक है। 68 में लिखा हुआ है कि बुनियादी शिक्षा योजना डैश पर आधारित है।
बुनियादी बुनियादी शिक्षा योजना किस पर आधारित है? क्या डॉक्टर राधाकृष्णन की योजना, या महात्मा गांधी की योजना, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की योजना, या रविन्द्रनाथ टैगोर की योजना? तो यहाँ पर याद रखिएगा महात्मा गांधी की सीखना होगा। बुनियादी शिक्षा पर महात्मा गांधी जी ने बहुत जोर दिया था कि बुनियादी मतलब बेसिक जो स्टूडेंट का जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो हर एक बच्चे को मिले। ठीक है, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी को आप लोग टिक लगाइएगा। ठीक। 69 नंबर है, शिक्षक शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रियात्मक विश्लेषण श्रेणी प्रणाली डैश द्वारा विकसित की गई थी। किन के द्वारा विकसित की गई थी? ठीक है, ऑप्शन है एमिडॉन और साइमन, सेकंड है फ्लेंडर, तीसरा है रेयान और चौथा है रिचर्ड ओवर। तो याद रखिएगा फ्लेंडर के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, 69 का बी हो जाएगा। थ्योरी पार्ट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़िएगा। बार बार एक ही क्वेश्चन को आप लोग इसको देखेंगे ना, तो एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आपको याद आ जाएगा। जैसे बुनियादी शिक्षा के बारे में कभी पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी उसमें टिक लगा देना, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर तो आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, बस ऑप्शन रहेगा उसको टिक लगाना है। और इंग्लिश में भी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बनाया है, जो कि आज मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, ये वीडियो तो अभी अपलोड आज हो जाएगा। और इंग्लिश में भी 100 क्वेश्चन का एक कलेक्शन मैंने बनाया है, और एक ही वीडियो में हो सकता है आप लोग बोर हो जाएंगे, तो 25-25 क्वेश्चन करके 4 बार में वीडियो को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज 25 क्वेश्चन इंग्लिश वर्सन में टीचिंग एप्टीट्यूड का, क्योंकि जो लोग इंग्लिश मीडियम के उनको हिंदी में दिक्कत होता होगा, तो इंग्लिश में आज 25 क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगला 25, फिर 25, 100 का मैंने कलेक्शन किया है, लिख कर मैंने रखा है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलेक्शन है, जो कि एग्जाम में आपका श्योर शॉट आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है देख लेते हैं। ये हो सकता है आज का लास्ट होगा ये क्वेश्चन। 85 नंबर देखिए, कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। जब भी देखिए कोई भी जब कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक है, और यदि कुछ कारण है तो कुछ प्रभाव जरूर होगा। कारण और प्रभाव, कारण मतलब कॉज, प्रभाव मतलब इफेक्ट। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट। तो कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन डैश अध्ययनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? तो पहला ऑप्शन है क्लिनिकल, या तुलनात्मक, या विकास संबंधी, या प्रयोगात्मक। देखिए हम लोग जब प्रयोग करते हैं जब प्रैक्टिकल ये सब करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हम लोग देखते हैं क्या कारण है, क्या है ये सब चीज़ का, फिर उसके बाद एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन किस में हम लोग करते हैं? तो प्रयोगात्मक अध्ययनों के द्वारा किया जाता है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, 85 का डी हो जाएगा। 86 का चले देखते हैं। 86 नंबर में लिखा हुआ है, 86 में है कि यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का उद्देश्य क्या है? यशपाल समिति, याद रखिएगा यशपाल समिति की रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यशपाल समिति का क्या कहना था कि किसी तरह का कोई बर्डन बिना लिए ही हम लोग सीखना है। बच्चों को जो बच्चे सीखते हैं तो बच्चों को कभी बर्डन लगे कि मुझे ये काफ़ी टफ लग रहा है, बहुत टेंशन है, प्रेशर है, दबाव है सीखने का, वैसा नहीं, टेंशन फ्री होकर, ठीक है, विदाउट कोई बर्डन के साथ सीखेंगे। तो यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का उद्देश्य यही था। पहला है, ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक शिक्षा में आईसीटी, है ना, प्रसारण के माध्यम से सीखना, बिना बोझ के सीखना, और उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी बोझ के सीखना। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, बिना बोझ के सीखना। यशपाल समिति की रिपोर्ट का क्या उद्देश्य था? बिना किसी बोझ का सीखना, बिना किसी टेंशन का, बर्डन का। ठीक, चलिए, मतलब खेलते हुए सीखेंगे आराम से। चलिए आगे देखते हैं। इंटरेस्ट लेंगे तभी तो कोई सीखेंगे, है ना। इंटरेस्ट जब भी हम लोग भी देखे होंगे, हम लोग भी छोटे से बड़े हुए हैं और हो रहे हैं, अभी भी हम लोग को जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो हम लोग, हर एक इंसान स्टूडेंट ही रहता है, सीखता ही रहता है। तो हम लोग देखते हैं जिस चीज़ में हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं वो काफ़ी जल्दी उसको सीख जाते हैं, है ना। 87 नंबर है। 87 में लिखा है कि प्रथम व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था। प्रथम व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड विनेट, चार्ल्स स्पियरमैन, डेविड वैसलर
और फ्रांसिस गैल्टन। तो करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड विनेट के द्वारा प्रथम व्यवहारिक बुद्धि का परीक्षण का आविष्कार किया गया था। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्फ्रेड विनेट। आगे देखते हैं इनसाइट लर्निंग। हाँ, इनसाइट लर्निंग देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इनसाइट लर्निंग जो है वो किन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर याद रख लीजिएगा, ये थ्योरी है तो आप इसको याद रखिएगा, वोल्फगैंग कोहलर होगा, है ना, वोल्फगैंग कोहलर, इसको याद रख लीजिएगा नाम को, इसको बार बार पढ़िएगा तो आपको याद आ जाएगा कि कभी भी इनसाइट लर्निंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनसाइट लर्निंग, तो वोल्फगैंग कोहलर को टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर। एक छात्र का मुझे परवाह नहीं है रवैया उसका डैश प्रदर्शन करता है। कोई बोल रहा मुझे कोई परवाह नहीं है, जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि अरे रुको ना, ये चीज़ करोगे तो ऐसा हो जाएगा, या फिर ऐसा बोला गया है, तो कोई बोलता है ना कि नहीं नहीं, या फिर तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारा पेनाल्टी लग जाएगा, या तुमको फाइन लगेगा, या कुछ भी, या तुम फेल हो जाओगे, कुछ हम लोग बोलते हैं किसी चीज़ में, तो कोई बोलता है ना मुझे इसका कोई परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, इसे क्या दर्शाता है? क्या आक्रमण, या क्या रक्षा, या इनकार, या पश्चगमन, है ना, पश्चगमन। तो क्या आप इससे समझते हैं? कोई छात्र यदि बोल रहा है कि मुझे परवाह नहीं है, यानी वो उसे क्या इंडिकेट कर रहा है, वो क्या दिखाना चाह रहा है? तो इससे हो जाएगा कि वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, वो इनकार कर रहा है, वो मतलब जुड़ने के लिए या उस ग्रुप में रहने के लिए, किसी काम को मिलकर करने में वो मतलब कि उसको नहीं रहना है, कि अरे ग्रुप में हम लोग करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि ग्रुप में ये काम हम लोग को दिया गया, तुम भी यदि रहोगे तो बोला गया कि सबको 200 रुपीज़ करके मिलेगा, या सबको टॉफ़ी मिलेगा, या सबको ड्रेस यूनिफॉर्म नया दिया जाएगा, या कुछ भी बोला जाता है ना कि सबका फ़ी माफ़ हो जाएगा 6-6 महीना का, इस तरह कुछ बोला जाता है। तो कोई बोल रहा है कि नहीं हम नहीं रहेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। ठीक है, यानी वो इनकार कर रहा है, वो नहीं रहना चाहता है। ठीक है, इनकार कर रहा है वो। ठीक, तो इनकार इससे दिखा रहा है। चलिए आगे देखते हैं 90 नंबर। स्वयं वास्तविक कर्ता समानताएं साझा करते हैं। स्वयं वास्तविक कर्ता समानताएं साझा करते हैं, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? ठीक है, पहला है अब्राहम मास्लो, सेकंड है हर्जबर्ग, तीसरा है एरिक एरिक्सन, और चौथा है सिगमंड फ्रायड। तो याद रखिए कि स्वयं वास्तविक कर्ता समानताएं साझा करते हैं, तो ये किन्होंने कहा था या किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो, याद रखिएगा, अब्राहम मास्लो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी हो किसी काम को करने के लिए। किसी काम को करने के लिए आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, सभी लोग उसमें मिलकर एक साथ काम करें, सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो आप निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति को अपनाएंगे? जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बच्चे को जब काम दिया जाता है तो बहुत सा ऐसा काम होता है क्लास में जो कि अपना अपना सेपरेट अपना इंडिविजुअल काम करते हैं। कुछ ऐसा काम होता है डिबेट या कुछ उस तरह का, या कोई भी मिलकर कुछ प्रोजेक्ट में काम करना है, तो सब लोग मिल के एक साथ करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट मिलता है तो सब लोग मिलकर काम करते हैं उसमें। तो आप कक्षा में, यदि आप एक शिक्षक हैं और आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, तो आप निम्नलिखित में से किस तरह का जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो शिक्षण पद्धति है, सिस्टम है, किसको अपनाएंगे? क्या अपनाएंगे आप? क्या प्रदर्शन, या फिर क्या बहस, या सस्वर पाठ, या फिर रोल प्ले? तो देखिए हम लोग जब डिबेट होता है किसी चीज़ का, फॉर एंड अगेंस्ट में जब हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, याद होगा आप लोग को, फॉर और अगेंस्ट में, पक्ष और विपक्ष में जब हम लोग बातचीत किसी टॉपिक का करते थे, तो इसमें याद है कि सब लोग अपना अपना मतलब कि तर्क रखते थे। कोई बोला कि नहीं नहीं मैं इसके सपोर्ट में हूँ, ऐसा होना चाहिए, कोई बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलकर अपना अपना तर्क देते हैं, सोचते हैं कि मेरा ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लोग मेरे बातों ज़्यादा इंप्रेस होंगे। ठीक है, कोई उसी को काटने की कोशिश करता है, कोई और कुछ और बोलता है उसके अगेंस्ट में। तो बहस जो होता है डिबेट में, जो हम लोग डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं,
तो इस तरह का टॉपिक यदि दिया जाएगा जिसमें कि बच्चे बहस करें आपस में, ठीक है, एक दूसरे से अपना अपना तर्क रखें, अपना अपना पॉजिटिव तर्क रखें जो कि सोशली एक्सेप्टेड हो और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो, ठीक है, और जो आर्ग्यूमेंट जो स्ट्रांग हो उस तरह के आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है जो सही माना जाता है। तो बहस में हम लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं शिक्षक एज ए टीचर कि जो इस तरह का डिबेट कंपटीशन होगा तो इसमें ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अदरवाइज दूसरा कोई काम दिया जाएगा तो उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ कुछ ग्रुप में हो सकता है बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन इसमें पूरे सब लोग एक एक होकर उसमें आपस में डिस्कस करते हैं, भले कोई फॉर में बोल रहा कोई अगेंस्ट में बोल रहा, ठीक। तो 91 का बी हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अभी इंग्लिश का भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा और आज मैं लाइव भी आऊँगा, ठीक है। आज लाइव आऊँगा, लाइव आने में काफ़ी मेरा लेट हो जाता है जिसके कारण आप में से बहुत से बच्चे हैं जो जुड़ना तो चाहते हैं बट इतना लेट हो जाता है जिसके कारण आप लोग जुड़ नहीं पाते हैं। तो आज मैं बहुत जल्दी आऊँगा, इवनिंग तक में, शाम तक मैं कोशिश करूँगा कि शाम तक में या आफ्टरनून में, शाम में, कोई भी टाइम में जल्दी ही मेरा आज मैं लाइव आऊँगा। तो आप लोग जुड़िएगा, जिनको जो भी पूछना है बीएड से रिलेटेड, एडमिशन के बारे में, कितना फ़ी लगेगा, कौन सा कॉलेज में कितना फ़ी लगता है, कितना नंबर लाने से कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है, कौन सा कॉलेज कहाँ पर है, अच्छी कॉलेज कौन सी है, कौन सा ऐसा कॉलेज है जहाँ पर क्लास नहीं करेंगे तो फिर चल जाएगा, ठीक है, कौन सा कॉलेज है जहाँ क्लास कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा फीस किस में लेता है। कुछ कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि बच्चों को काफ़ी परेशान करते हैं, बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं बट बाद में लगता है कि सर आपने गाइड नहीं किया था, सर इस कॉलेज में मैं फंस गया हूँ, सर यहाँ का रूल रेगुलेशन ऐसा है कि मैं यहाँ पर झेल नहीं पा रहा हूँ, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है। तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं जो कि ओपन तो नहीं बोल सकते हैं, किसी का बुराई तो कभी करना नहीं चाहिए और हम लोग कर भी नहीं सकते, बट पर्सनली मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि क्या अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा। तो किस तरह का कोई भी सजेशन आप लोग को चाहिए, डिस्कस करना है, तो आज मैं लाइव जुड़ूंगा, लाइव आप लोग आइएगा, ठीक है। ओके, फिर वीडियो इसी तरह से आते ही रहेगा। जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा। 21 अप्रैल को 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, बीएड का फॉर्म 2024-26 बीएड करने के लिए फॉर्म निकला है। अभी बीएड का भर दीजिएगा, एक दूसरे को भी बता दीजिएगा। 15 फरवरी से 15 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, 15 मार्च लास्ट डेट है। 21 अप्रैल को एग्जाम हो जाएगा और मई में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम होने के 20 से 25 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाता है। फिर उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। काउंसलिंग क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, कि कैसे कॉलेज मिलता है, कैसे अप्लाई करना है, सारा चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा, जुड़े रहिएगा। ओके, फिर आप लोग को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस।